और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की बैठक ये रही है? क्या कुछ प्रस्तावों पर चर्चा इस दौरान की गई इसमें? हाँ, देखिए विशाल, सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्य समिति की अहम बैठक हुई है और आपदा मोचन नियंत्रण निधि के तहत प्रस्तावों को लेकर मंजूरी मिली है। कार्य की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की अगर देखा जाए, सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश जो है मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए हैं और फंड रिलीज और एमएसटीआर रिपोर्ट पर निगरानी और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला इसमें लिया गया है। और अगर देखा जाए तो बात सुरक्षा के लिए नॉर्म्स तय किए गए हैं। इसके साथ जो है विजिटिव प्रोडक्ट को प्राथमिकता देने की बात की गई है और देहरादून में नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव के तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिस तरह से बैठक ली है, निश्चित तौर पर इस बैठक में जिस तरह से निर्देश दिए हैं उनका जल्द पालन करने और पारदर्शिता के तहत काम करने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जी विशाल। लेकिन योगेश, जिस तरह की चर्चा अब हुई है इस बैठक में, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में किस तरह के कार्य और तेजी से गति पकड़ेंगे? तो देखिए, कार्य की गति को लेकर सीधे तौर पर कहा गया है और आपदा मोचन का नियमीकरण निधि के तहत प्रस्ताव को जिस तरह से मंजूरी मिली है उसके कामकाज को तेजी लाने के लिए और पारदर्शिता के साथ कामकाज को किया जाए, उसको लेकर के सीधे तौर पर मुख्य सचिव ने कहा है और उस पर जो है सीमा भी की गई है कि जल्द से जल्द कार्य हो और पारदर्शिता के साथ हो। और इतना ही नहीं, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के स्थायी सदस्य बनाने की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर फंड रिलीज के साथ साथ जो है इसमें सदस्य बनाया जाएगा और पूरी जिम्मेदारी जो है वो रहेगी और अधिकारी जो है समय समय पर इसका फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। जी। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की भी संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ऐसे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और ये बताया गया है कि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के जो संभावना है वो भी लगातार बनी रहेगी। इस दौरान तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, किस तरह का मौसम अभी हाल फिलहाल में है और क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से कहा गया है, किस तरह का मौसम रहेगा आने वाले समय के लिए? देखिए विशाल, उत्तराखंड के अगर मौसम की बात करें, प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावनाएं जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जो वैज्ञानिक है उनकी ओर से की गई है। और ऐसे में देखा जाए तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में जो है बर्फबारी और बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि अगर हम कल की बात कर लें तो नीति घाटी में चमोली जनपद में अगर हम बात करें तो वहां पर हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है बर्फबारी कुछ देर तक रही है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब फिर बर्फबारी और बारिश के जो आसार हैं वो वैज्ञानिकों की ओर से जताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि बर्फबारी और बारिश का जो आसार है वह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर इसके चलते मैदानी इलाकों में घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और देखा जाए तो तापमान में गिरावट की अगर हम बात कर ले तो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि मौसम विज्ञान केंद्र अब ये अनुमान जता रहा है कि जल्द ही जो है बर्फबारी और बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल सकती है। जी विशाल। योगेश, बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और ऐसे में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से दिखाई देने लगी हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल, क्योंकि पर्यटक जो है नए साल को लेकर के बड़ी संख्या में जो है पर्वतीय इलाकों का रुख कर रहा है, नए नए इलाकों में जाकर के जो है वहाँ के दृश्यों का लुत्फ उठाने का काम कर रहा है, उन लोगों को कैद करने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो चाहे रेल बसेरों की यात्रियों के लिए व्यवस्था की बात हो, अलाव की व्यवस्था की बात हो और रास्ते में ट्रैफिक प्लान की बात हो, तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्लानिंग जो है वो पहले से की गई थी। 20 दिसंबर से लेकर ये प्लानिंग पूरी तरह से प्रशासन की ओर से की जा रही थी कि जो पर्यटक आए उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और ऐसे में वह अलग अलग जनपदों के अलग अलग इलाकों में जाकर के जो वहाँ दृश्य है उनको देखना चाहते हैं, वहाँ पर लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो वह पूरी तरह से उठाए, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वो की गई थी। जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लक्सर में नए साल की देर रात दो अलग अलग सड़क हादसे हुए। दुर्घटनाओं में 3 लोगों की जान भी चली गई। पहला हादसा लक्सर कुआखेड़ा मार्ग पर हुआ, जहां भूर्नी के कुआखेड़े की ओर से किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और दूसरा हादसा लक्सर रोड के मार्ग पर डोसनी फ्लाईओवर पर हुआ, जहां एक स्कूटी डोसनी फ्लाईओवर पर रेलिंग से टकरा गई और हादसे में स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। राहगीरों ने दोनों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें
मृत घोषित कर दिया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए साल का आगाज हो चुका है, ऐसे में सूबे के प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। विकासनगर की आसन बैराज झील पर भी नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और यहां रौनक भी देखने को मिली। सर्दी के मौसम में साइबेरिया जैसे ठंडे देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी यहां आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। नए साल के मौके पर इन विदेशी पक्षियों के दीदार और झील में बोटिंग का आनंद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नए साल पे मैंने सोचा आज छुट्टी भी थी, मेरा कोई काम नहीं था तो कहीं घूमने चलते हैं, तो सॉरी तो मैं आसन बैराज में आई हूँ और ये एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आया है, बोटिंग मैंने करी है और यहाँ पे आपकी कैंटीन भी मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। अब साथ में मैंने वहाँ पे हाँ साइबेरिया, वो हर साल आती है, इस बार भी थी और बहुत अच्छा लगा मुझे तो मेरा तो नया साल बहुत बढ़िया रहा। एंड यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिली, लाइक बहुत डिफरेंट टाइप्स की, लाइक जो विंटर्स में आती है उन्हीं को देखने के लिए आए थे हम। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट वे टू स्पेंड इट टुडे। देहरादून के बहुत पास ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें भी आए हुए 2 घंटे हो गए, हमें टाइम पता ही नहीं चला। नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है, तो मैं तो सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ, आइए उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। लाइक पहले बच्चे मॉल जाना प्रेफरेंस करते थे, फर्स्ट टाइम मैं उनको आज यहाँ लेकर आई हूँ। उन्होंने डिजिटल वेयर को, किसी फोन को, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और दे आर एंजॉइंग, दे आर वेरी हैप्पी। मतलब बहुत अब इसमें फ़ोन आई और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आइए, हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ है, लेकिन इसको संजोइए। देखो हमारी तरफ से तो यहाँ पे रात दिन वो एक करके हम लोग काफ़ी वो ध्यान रख रहे हैं कि ताकि कोई गंदगी ना करें। कल रात को हम 10 में थे, परसों भी थे, आज सुबह से ही हमारा स्टाफ लगा हुआ है कि कोई ठीक है कोई आए अपना बढ़िया है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा कि संख्या काफ़ी अच्छी हो गई है यहाँ पे जो पर्यटकों की, तो मैंने अपने स्टाफ को हम सब लोग आके यहाँ पे हमने कहा विशेष ध्यान रखो, ठीक है अपना घूमने फिरो अपना काम। देखो वो तो नेचुरल वो है उनका, तो अपना अपना वो खुद ही अपना वो खुद कर लेते हैं अपना जैसे, पर हम लोगों को खाली उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग घूमते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो भी हमारी बोटिंग वोटिंग जो चल रही है ताकि उनकी तरफ कोई ना जाए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये हमारा। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों का नए साल के अवसर पर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है और जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंचे थे। वहीं माल रोड, लाइब्रेरी चौक इलाकों में भारी भीड़ भी उमड़ी, जिसके बाद कई जगह पर लंबा जाम भी देखने को मिला। हालांकि पुलिस और प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुटे रहे। तो नए साल पर मसूरी में लोगों ने जश्न भी मनाया और भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। सड़कों पर इस दौरान जाम भी देखा गया और प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी इस दौरान संभाला है। को मिला जहां पर देश के अलग अलग कोने से जो पर्यटक थे वो पहुंचे थे और ऐसे में जाम भी बरकरार रहा। विंटरलैंड देखने स्पेशली यहाँ आना था और वो विश कंप्लीट हो गई और 2026 की स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी वाइब्स है यार। बहुत क्राउड रहता है ऐसा सुना था, पर वैसा नहीं था, बहुत पीसफुल और अच्छी वाइब्स। दिल्ली से किस तरीके से एंजॉय किया 2026? आज पहला दिन है। अभी तो बस ऐसे वेदर एंजॉय कर रहे हैं, बट कल काफ़ी अच्छा था, 12 बजे फायरवर्क्स और सब लोग क्राउड मॉल रोड पे था। बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनीतिक हालात के बावजूद तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने की संभावना बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने फिलहाल बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है और वो सरकार के निर्देशों का इंतजार भी कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी के नेता और साधु संतों ने शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया है। भाजपा नेता संगीत सोम ने हरिद्वार पहुंचकर एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर तीखा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि देश के गद्दारों से है।
संगीत सोम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां लगातार हिंदू समाज के लोगों पर हमले हो रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। देखिए, शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, और उसके बावजूद वहाँ ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहाँ के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और देश की भावनाओं के खिलाफ खड़े लोगों को किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। संगीत सोम ने दो टूक कहा कि भारत की जनता अब सब समझती है और देश के खिलाफ खड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये बयान एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। दरअसल आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकों में शाहरुख खान प्रमुख हैं। लिहाजा बीजेपी नेता शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। बात सिर्फ अब बीजेपी नेता के बयान तक सीमित नहीं रही। इधर हरिद्वार में ही अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में हिंदू समाज पर संकट मंडरा रहा है। लोग हिंसा और पलायन के लिए मजबूर हैं। ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत बुलाने की बात करना अनुचित है। उन्होंने शाहरुख खान से अपने इस निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करने की मांग की है। होगा पूरे भारत में जितने हमारे हिंदू है सब खान बंधु से प्रेम करते हैं, कोई भी खान हो। और इस समय मैं समझता हूँ पूरी इंडस्ट्री के जो मालिक है खान बंधु हो गए हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारी कपूर फैमिली समाप्त हो गई है। और इस समय जो खान बंधु है, जो शाहरुख खान है, जिनका मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, हमने इनको देखा ये हमेशा हिंदुओं का अपमान करते हैं। ये आज की बात है, इससे पहले भी कई बातें ऐसी हुई है कि उन्होंने कभी पाकिस्तान से प्रेम रखा, कभी बांग्लादेश से प्रेम रखा है। अभी इनका जो है बांग्लादेश का प्रेम उजागर हो गया है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश में हमारे छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो रहा है, हमारे हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, और तुम वहाँ के लोगों को यहाँ बुला रहे हो। ये वही झादी है, और अगर वो झादी इंडिया में आते हैं तो मैं समझता हूँ सनातनी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए शाहरुख खान को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी शाहरुख को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने भी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर केकेआर के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को चेतावनी दी है, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद तेज हो गया है। हालांकि देवकीनंद ठाकुर अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि उस खिलाड़ी को केकेआर को बाहर करना ही होगा, नहीं तो इस टीम का बहिष्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कनेक्टिविटी के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बीएसएनएल भी तमाम व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद संचार सुविधाओं के विस्तार में जुटा हुआ है। बंसल ने कहा है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, जहां विशेषकर सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की अत्यधिक जरूरत भी है। केंद्र सरकार भी पूरा काम कर रही है और टेलीफोन विभाग भी बीएसएनएल सारी दुश्वारियों के बावजूद, व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगा है। हिमालयी राज्य है हमारा, हमारे पास कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, सुदूर क्षेत्रों में आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या भी आती है। कहीं पर बहुत सारी जगह पर वन विभाग का मामला आता है, वन विभाग की भूमि होती है, भूमि वहाँ से मिलती नहीं है, इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी लगातार मैं हर 3 महीने में बैठक लेता हूँ और उस बैठक में ये आता है कि कहीं ना कहीं 10 कदम हम आगे बढ़ते हैं और उसमें जो ये कठिनाइयाँ आती हैं उसको भी संवाद के जरिए सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है और उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। कनेक्टिविटी हमारी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र और विकास की पहली सीढ़ी हैं, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से
पंचायतों को सौगात और वित्तीय सहायता देने की घोषणा के लिए बीजेपी आभार व्यक्त करती है। जोशी ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में किया जाएगा। इससे न केवल गांव में विकास को गति मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में यह सहायता अहम भूमिका भी निभाएगी। हमारे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हैं और विकास की पहली सीढ़ी कहलाई जाती हैं। गांव में भारत की आत्मा गांव में बसती है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों को सौगात देने की बात की है, वित्तीय सहायता देने की बात की है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ये धनराशि का उपयोग किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से गांव में जहां एक और विकास होगा वहां गांव में रोजगार के संसाधन भी जुड़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार भी मिलेगा और गांव में जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में भी ये सहायता हमारे को बड़ी मदद कर लेगी। खनन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुरलीधर जोशी ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, जबकि हकीकत यह है कि खनन व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार की पीठ भी थपथपाई है। जोशी ने कहा है कि राज्य को खनन क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलना इसका स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अगर खनन गलत तरीके से या अवैध रूप से कराया जाता तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर उस पर रोक लगाती है। कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद आरोप है। जिस तरीके से खनन व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया है और 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमको प्राप्त हुई है, वो तो सबके सामने है। अगर गलत खनन होता, गलत तरीके से खनन कराया होता तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी उस पर कुछ न कुछ हमको रोक लगाता। लेकिन जिस तरह के केंद्र सरकार ने उसको सराहा है, पूरा एग्जामिन करके पूरा देखने के बाद वैज्ञानिक तरीके से ई नीलामी के माध्यम से नीलामी हो रही है और उसी के एवज में हमको पुरस्कार मिला है। तो कांग्रेस पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो इधर उधर की बातें करके चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा जवाब तो जब केंद्र सरकार ने खनन नीति की स्वयं तारीफ की है तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ा जवाब और क्या हो सकता है। विवादी नेता साध्वी प्राचू ने हरिद्वार पहुंचकर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और तथाकथित खान गैंग पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने शाहरुख खान को देश विरोधी करार देते हुए उनकी फिल्मों के पूर्ण बहिष्कार की भी अपील की है। साध्वी प्राचू ने कहा है कि बॉलीवुड में एक खास गैंग साल से देश की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है और अब जनता को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, शाहरुख खान इस लायक है। 10-15 साल पहले मैंने देहरादून में कहा था, ये खान गैंग देश का सबसे बड़े गद्दार है। हिंदुस्तान के हिंदुओं पर आपत्ति आती है तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, भांग का गोला खा लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर कितनी बेरहमी के साथ, कितनी क्रूरता के साथ हिंदू दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा, तो इस खान गैंग ने भांग का गोला खाया और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अब ये गेम खेल रहा है। इस खान गैंग का हिंदुस्तानियों, सनातनियों बहिष्कार करो, इनको औकात दिखाओ, इनको खान गैंग को, ये बहुत जरूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।